आज सुनिए डायन उपन्यास का तीसरा भाग। ओह! तरुणा के गुलाबी होठों से आह निकली और उसके बेहद खूबसूरत मुखड़े पर ऐसे भाव उभरे जैसे अपने किसी बहुत ही नजदीकी की मौत की खबर सुनी हो। शब्द मुंह से फिसलते चले गए थे। तुम वहां गए थे? हाँ, अंगद ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। कौन कौन? मैं, पिताजी, तेवतिया, इंस्पेक्टर काले खां और राजपाल। जाना तो माँ भी चाहती थी, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। सवाल पूछने वाली तरुणा वही लड़की थी जिसने एक थी डायन की शूटिंग के वक्त जादूगर बोबो यानी कि इमरान हाशमी की आंखों पर काली पट्टी बांधी थी। उसने पूछा, बॉडी कहाँ मिली थी? नवी मुंबई से 60 किलोमीटर दूर, एक दरिया किनारे। क्या वो उसी पोजीशन में थी जिसमें तुमने उसे? हाँ, धड़ अलग था, सिर अलग। धड़ का घुटनों तक का हिस्सा पानी के अंदर था, बाकी बाहर। जब हम पहुंचे तब उसके चारों तरफ देहातियों की भीड़ लगी हुई थी। सबसे पहले एक देहाती ने ही देखा था उसे। शोर मचाने पर बाकी लोग भी पहुंचे और भीड़ बढ़ती चली गई। गांव के ही किसी पढ़े लिखे लड़के ने स्थानीय थाने को फ़ोन कर दिया, सो वहां का थानेदार भी अपनी फोर्स के साथ था। फोर्स भीड़ को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। और क्या मिला वहां से? वो कार जो शालू को धनपत ने दे रखी थी। देहातियों को पता कैसे लगा कि लाश अंकुर की है? उसकी जेब में मौजूद स्कूल के कार्ड से। और दिल? दिल? तरुणा ने कांपते हुए लहजे में पूछा। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या उसके सीने में दिल था? कैसे कैसे होता? अंगद की आवाज कांप गई थी। दिल को तो वो औरत मेरे सामने खा चुकी थी। उफ! तरुणा के गुलाबी मुखड़े पर घृणा के ऐसे भाव उभरे जैसे किसी राक्षसी को किसी बच्चे का दिल खाते अपनी आंखों से देख रही हो। तो उसने सचमुच उसका दिल खा लिया था। उस दृश्य को देखकर राजपाल ने भी काले खां से यही कहा था। अंगद बोला, देख लीजिए सर, इस मासूम की बॉडी ठीक उसी हालत में है जिसमें अंगद ने बताई थी। क्या अब भी आप नहीं मानेंगे कि वो एक सपना सच्चा था? और गाड़ी बता रही है कि वो शालू बनकर ही धनपत की जिंदगी में आई थी। काले खां ने क्या कहा? उसके पास जवाब नहीं था। जवाब की तलाश में वो डॉक्टर तेवतिया की तरफ देखने लगा था। वो कुछ बोले? राजपाल की जुबान के अलावा सबको लकवा मार चुका था। उसने डॉक्टर तेवतिया से कहा, शायद अब आपको यकीन आ गया होगा कि अंगद के सपने का संबंध इसके किसी पूर्व जन्म से नहीं है, बल्कि इसी जन्म से है। इससे भी ज्यादा अगर मैं कहूं कि सपने का संबंध केवल और केवल पिछली रात से है, तब भी गलत न होगा, क्योंकि इसकी हत्या गुजरी रात में ही की गई है और अंगद को सपना भी ठीक उसी वक्त दिखा था। तब भी डॉक्टर साहब चुप रहे। वो तो चुप ही रहे, लेकिन काले खां बुदबुदा उठा था। ये तो किसी घटना को लाइव देखने जैसी बात हो गई। मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर कि अंगद ने सपने में जो देखा है वो लाइव देखा है। राजपाल ने अपने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। अगर हम इसे इस हत्या का चश्मदीद गवाह भी कहें तो गलत न होगा। तेवतिया बड़बड़ाए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लाइव अंगद ने ही क्यों देखा? काले खां बोला। इससे भी आगे हमें ये पता लगाना है सर कि वो औरत जो भी कुछ करती है वो अंगद को ही नजर क्यों आता है। अपने सामने सबको लाजवाब पाकर राजपाल उत्साहित अंदाज में कहता चला गया था, क्योंकि ये इससे पहले भी उसके द्वारा दी गई 3 बलियों को देख चुका है। सब चुप रह गए। अंगद ने कहा, मैं तो चुप था ही, क्योंकि मेरी समझ में तो शुरू से ही कुछ नहीं आ रहा था। पिताजी के चेहरे पर खौफ के चिन्ह थे। तुम समझ सकती हो तरु, उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं उनके बेटे का कोई अहित न हो जाए। उसके बाद क्या होना था? वही पुलिस की रूटीन प्रक्रिया, घटनास्थल की फोटोग्राफी, पंचनामा, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना और पूछताछ। कुछ पता लगा? कोई नहीं बता सका कि बॉडी वहां रात के किस वक्त किसने डाली। काले खां ने गाड़ी की भी खूब छानबीन की, सब व्यर्थ।
उसी समय उसके मोबाइल पर पुलिस हेडक्वार्टर से फोन आया। बताया गया कि भरपूर कोशिश के बावजूद सर्विलांस के जरिए शालू के मोबाइल की लोकेशन पता नहीं लग पा रही है। धनपत और सरिता को खबर दी गई होगी। अभी तक नहीं दी गई होगी तो दे दी जाएगी। भला उनसे ये सब कब तक छुपाए रखा जा सकेगा? वो तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे। तरुणा की आंखें भीग गईं। किसी के यूं मरने से किसी का आना वापस नहीं होता। अंगद भी भीगे हुए स्वर में कहता चला गया। और न ही कोई किसी की किसी किस्म की मदद कर सकता है। घटना स्थल से काले खां और राजपाल अपने रास्ते चले गए। डॉक्टर तेवतिया मुझे और पापा को हमारे फ्लैट के नीचे छोड़कर अपने रास्ते, क्योंकि हम उन्हीं की गाड़ी में थे। मगर तरुणा थोड़ी सी उलझी। मेरे ख्याल से इस घटना ने धनपत और सरिता से केवल उनका बेटा ही नहीं छीना, बल्कि हमेशा के लिए उनकी जिंदगी नर्क बना दी है। शायद वो एक छत के नीचे रह भी न सकें। क्यों? सरिता धनपत को कभी माफ नहीं करेगी। वो सारी जिंदगी उसे ताने देती रहेगी कि उसके शालू की तरफ आकर्षण के कारण ही उनका बेटा गया है। अंगू, एकाएक तरुणा के मुखड़े पर कुछ जानने की लालसा के भाव उभरे। क्या तुम्हें लगता है कि शालू वही औरत थी जो तुम्हें सपनों में नजर आती है? अंडरटेकर जैसे बालों के कारण जिसकी तुमने अब तक शक्ल नहीं देखी? क्या कह सकता हूं? कहने के साथ ही उसकी आंखें शून्य में स्थिर हो चुकी थीं। वहां जहां दृष्टि के अंतिम छोर पर सूरज नाम का आग का वो गोला इस वक्त भगवा रंग धारण किए अपनी संपूर्ण गोलाई के साथ समुद्र की गोद में समाने की तैयारी कर रहा था, जिसकी तरफ दोपहर के वक्त कोई देख तक नहीं सकता था। समुद्र का पानी और गर्जना पैदा करती हुई उसकी लहरें भी जैसे उसी के रंग में रंग गई थीं। वो भी भगवा नजर आ रही थीं। इस वक्त वो दोनों बैंड स्टैंड पर एक बहुत बड़े काले पत्थर पर बैठे थे। वो वहां अकेले नहीं थे। अलग अलग पत्थरों पर, बल्कि उनसे भी ज्यादा पत्थरों की बैक में उन्हीं जैसे मोहब्बत करने वाले अनेक जोड़े मौजूद थे। मगर किसी को किसी दूसरे जोड़े से कुछ लेना देना न था। सभी अपने में मशगूल थे। कुछ देर तक तरुणा अपनी भरी भरी पलकें उठाए काली आंखों से अंगद को देखती रही। उम्मीद करती रही कि शायद वो कुछ और बोलेगा, लेकिन जब वो उसकी प्रतीक्षा के अंतिम छोर तक भी न बोला तो बोली, क्या सोचने लगे अंगू? अंगद अब भी कुछ नहीं बोला, बस आग के उस गोले को देखता रहा जिसका निचला थोड़ा सा अंग समुद्र के पानी में गुम हो चुका था। तरुणा ने उसका कंधा हिलाया। अंगू? हाँ। वो चौंका। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ था। कहाँ खो गए थे? तरु। अंगद ने जब ऐसा कहा तो तरुणा को अंगद थोड़ा बदला बदला सा लगा। ये सपना मुझे जब भी देखता है मैं तभी परेशान हो जाता हूँ, लेकिन एक दो दिन बाद ही, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर बाद अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता हूँ। मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे पहले मैं इसे केवल एक सपना समझता था। सपना ही समझकर दिमाग से झटक देता था, शायद ये सोचकर कि सपने तो सबको दिखते हैं और वो सच्चे नहीं होते। परंतु अब मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मुझे मालूम है कि जो कुछ मैं देखता हूँ वो होता है। मैंने जो एक मासूम की बलि देखी है वो सचमुच हुई है तरु। ऐसे में मैं कैसे उस सबको दिमाग से हटा सकूंगा? मैं हटा दूंगी। तरुणा ने उसकी आंखों में झांका। तुम? हाँ, मैं। कहने के साथ ही तरुणा ने अंगद का चेहरा अपने दोनों कोमल हाथों में भर लिया। उसकी लंबी लंबी उंगलियों के सिरों पर नेल पॉलिश से सजे लंबे लंबे नाखून बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अंगद के मुंह से निकला, तुम कैसे? मगर शब्द पूरे न हो सके। उससे पहले ही तरुणा के कोमल गुलाबी होंठ उसके होठों से आ मिले थे। वो छटपटाता सा रह गया, जबकि तरुणा ने एक लंबा चुम्बन लेने के बाद ही उसके होठ मुक्त किए और रोमांटिक स्वर में बोली, ऐसे। प्लीज तरु। अंगद ने खुद को थोड़ा पीछे हटाया था। सपने कितने ही सच्चे हों डार्लिंग, फिर भी सपने ही होते हैं। कहने के साथ ही तरुणा उसके और करीब सरक गई। वो हकीकत से मुकाबला नहीं कर सकते और मैं हकीकत हूँ। देखो जरा अपने आसपास बिखरे जोड़ों को देखो, कितनी हसीन दुनिया में खोए हुए हैं वो। इससे भी ज्यादा हसीन दुनिया देखनी हो तो दो पत्थरों के बीच वहां देखो,
जहां बगैर झांके किसी की नजर नहीं जा सकती, और एक तुम हो जाने किस डायन के ख्यालों में गुम हो। इसीलिए तो कह रहा हूं तरु, मैं उसके ख्यालों में गुम नहीं हूं, बल्कि वो मेरे दिमाग पर हावी होती जा रही है। तभी तो कहती हूं शादी कर लो। तरुणा उसे सपने की दुनिया से निकालने की गरज से बोली। शादी के बाद मैं ना तुम्हारे दिमाग पर किसी को सवार नहीं होने दूंगी, और ना ही दिल पर। तुम्हें हर तरफ मैं ही नजर आऊंगी, हकीकत में भी और सपने में भी। तुम्हारे सपने बहुत हसीन हो जाएंगे अंगू। नहीं तरु, मैं शादी नहीं कर सकता। शादी नहीं कर सकते मतलब? तरुणा चौंकी थी। अपने वादे से मुकर रहे हो तुम। तुमने तो कहा था कि जिस दिन एक थी डायन रिलीज होगी उस दिन मुझसे शादी कर लोगे। कहा तो था, लेकिन तब मैं अपनी जिंदगी को इतनी उलझी हुई नहीं समझता था। और जिंदगी की बात तो छोड़ो, अब तो मुझे ये भी नहीं लगता कि ज्यादा दिन जिंदा रहूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो औरत सिर्फ इसीलिए अखिल के अस्तित्व पर सवार होकर उसके सिर को दीवारों से टकरा सकती है क्योंकि वो पुलिस को उसका हुलिया बता रहा था, उस औरत को यदि ये पता चल जाए कि मैं उसके कृत्यों का चश्मदीद गवाह हूं, तो क्या नहीं कर डालेगी वो? तुम पागल तो नहीं हो गए हो अंगू? जिसकी अपनी जिंदगी का कोई भरोसा ना हो, वो किसी और की जिंदगी अपने साथ जोड़कर उसे तबाह नहीं कर सकता। और जो खुद अपनी जिंदगी तबाह करने को तैयार हो। कहने के साथ तरुणा ने अपनी गीली आंखें उसकी आंखों में डाल दी थी। तरुणा, तरुणा नहीं तरु बोलो अंगू, तरु, बदलो मत। अंगद को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर वो जज्बाती लहजे में कहती चली गई थी। अगर वो डायन है तो मैं उससे बड़ी डायन हूं। किसी हालत में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। जियोंगी तो साथ साथ, मरूंगी तो भी साथ साथ। समझने की कोशिश करो तरु, तब तक मैं अपनी जिंदगी से जुड़ी पहेली को हल नहीं कर लेता, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं तैयार हूं। क्या? कयामत तक इंतजार करूंगी तुम्हारा, तरुणा ने दृढ़तापूर्वक कहा था। मगर तरुणा किसी और की नहीं हो सकती। तरु, अंगद की आवाज कांप गई थी। ये तुम्हारी तरुणा का वादा है तुमसे, फफकते से लहजे में कहकर वो उससे लिपट गई थी। भावुक हुए अंगद ने उसे अपनी बाहों में समेटकर जोर से भींच लिया। डबडबाई आंखों के साथ बोला, तू बिल्कुल पागल है। हाँ, ये हुई मेरे अंगद की भाषा। वो एक साथ रो भी पड़ी और हंस भी पड़ी थी। इस बार अंगद के होठों ने उसके कांपते हुए होठों को अपने अंदर समेट लिया था, और ऐसा लग रहा था जैसे अब उन्हें वो उनका सारा रस पीने के बाद ही छोड़ेगा। करीब 1 मिनट बाद छोड़े तो तरुणा अपनी नन्ही मुट्ठियों से उसकी मीठ पर घूंसे बरसाती हुई बोली, फिर कभी ऐसी बदतमीजी भरी बात की तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तेरे अलावा इस दुनिया में और कौन है मेरा? माँ बाप थे, हीरोइन बनने की धसक में उन्हें बिहार के गांव में छोड़ आई हूँ। पता नहीं बेचारे अब जिंदा भी हैं या नहीं। मुंबई के लिए घर छोड़कर पटना तक ही पहुंची थी कि अखबार में पढ़ा, उन्होंने मीडिया से कहा था कि हमारे लिए तरुणा उसी क्षण मर गई जिस क्षण वो घर छोड़कर गई थी। मुंबई आई, यहाँ भटकी। जल्दी ही समझ में आ गया कि हीरोइन बनने के लिए खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, एक्टिंग भी आनी चाहिए, और उसका मुझसे दूर दूर तक का नाता न था। गलत हाथों में पड़ गई। अगर तुमने न बचाया होता तो वो मुझे कोठे पर बैठा चुके होते। ये जिंदगी, ये इज्जत, ये आबरू, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है अंगू, और तुम ही पर न्यौछावर है। किसी गैर मर्द के हाथ तुम्हारी तरुणा को छू भी नहीं सकते। बस बस देवी जी, मुझे देवता मत बनाओ। मुझे देवी बनाओगे तो तुम्हें देवता बनना ही पड़ेगा। बातों में ना तुमसे कभी जीता हूं और नहीं जीत सकूंगा। ऐसा मानते हो तो मेरी ये बात भी मानो कि। इतना कहकर तरुणा खुद ही रुक गई थी। अंगद को कहना पड़ा, बोलो। अपने दिमाग से उस औरत और अंकुर को निकाल दो। मेरे दिमाग में उनसे ज्यादा रिम्पी है। रिम्पी? उस गंदी औरत की अगली शिकार। तरुणा को बाहों में लिए एक बार फिर उसकी आंखें शून्य में स्थिर हो गई थीं। होंठ जैसे बुदबुदा उठे थे। पता नहीं वो कौन है, कहाँ है। अरे, ये क्या नादानी है रिम्पी, नीचे उतर। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं।
6 मंजिली इमारत के टेरेस पर खड़ी करीब 10 वर्षीय बहुत ही सुंदर और मासूम सी नजर आने वाली लड़की ने नीचे सड़क पर नजर आने वाली भीड़ के बीच खड़े महकार से हलक फाड़ कर कहा था, जब तक आप मुझे मेरे इस बर्थडे पर इमरान हाशमी से मिलाने का प्रॉमिस नहीं करेंगे तब तक मैं नीचे नहीं आऊंगी, और अगर किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो यहां से कूद जाऊंगी। ये ये क्या पागलपन है रिम्पी, नीचे आ। बुरी तरह परेशान नजर आ रहे महकार की उम्र 35 के आसपास थी। नहीं आऊंगी, उसने अपने नन्हे पैर पटके, जिससे छोटे से जिस्म पर हल्के गुलाबी रंग का फ्रॉक था, जिसके लंबे बालों को गूंथकर गुलाबी ही रंग का रिबन बांधा गया था, जिसके पैरों में गुलाबी ही रंग के जूते और गुलाबी ही रंग के जुर्राब थे। अरे पीछे हट बेटी, यहां से गिर गई तो। डरी हुई एक बूढ़ी औरत अपने शब्द पूरे नहीं कर सकी थी। कैसे हट जाऊं दादी अम्मा, लड़की फिर चिल्लाई। पापा से कब से कह रही हूं मुझे इमरान हाशमी से मिलना है, मगर ये है कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे। अरे कह भी दे नास पीटे कि तू उसे उससे मिलवा देगा, बूढ़ी औरत ने महकार से कहा था। वो गिर गई तो? अरे कैसे कह दूं अम्मा, इमरान हाशमी से मिलना कोई मजाक बात है? मैं मेरे फरिश्ते भी उसकी परछाई तक नहीं पहुंच सकते। महकार की हालत ऐसी थी जैसे अभी वो अपने सिर के सारे बाल नोच डालेगा। फिर ऊपर टेरेस की तरफ देखता डांटने वाले अंदाज में बोला, मैं कहता हूं नीचे आजा रिम्पी। अच्छा तो ठीक है, आती हूं। कहने के साथ जो उसने एक पैर आगे बढ़ाकर ऐसा एक्शन किया जैसे कूदने वाली हो, तो सड़क के पार खड़े सैकड़ों लोगों के हलकों से चीख निकल गई। सभी ये सोचकर डर गए थे कि कहीं ये कोई नादानी ही न कर बैठे, जबकि महकार जानता था कि वो ऐसा नहीं करेगी। अपनी जिद्दी बेटी की शरारतों से वो अच्छी तरह वाकिफ था। अपनी जिदें मनवाने के लिए वो अक्सर धमकियां दिया करती थी, मगर इतना बड़ा ड्रामा पहली बार ही किया था। फिर भी मन में कहीं न कहीं तो डर था ही, इसीलिए एक बार फिर रिम्पी से ये जिद छोड़ देने के लिए कहा। देख तो खैर सभी ऊपर रहे थे। उसी तरफ देखते महकार की बगल में खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, इन फिल्मों ने बच्चों को बिगाड़ कर रख दिया है। ये आइडिया उसे शोले से मिला होगा। उसमें धर्मेंद्र इसी तरह टंकी पर चढ़कर, मैं 3 तक गिनूंगी। टेरेस के सिरे पर खड़ी रिम्पी ने अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां दिखाईं। अगर तब भी आपने मुझे इमरान हाशमी से मिलाने का प्रॉमिस नहीं किया तो कूद जाऊंगी। अरे महकार, किसी ने कहा, कर देना प्रॉमिस। कैसे कर दूं यार, उसके बाद तो ये मेरी जान खा जाएगी। रिम्पी ने इस तरह कहा जैसे रेस स्टार्ट होने वाली हो। 1। तभी सड़क के इस पार खड़ी भीड़ को टेरेस पर रिम्पी के पीछे करीब 20 साल का एक लड़का नजर आया। वो दबे पांव रिम्पी की तरफ बढ़ रहा था और अपने होठों पर उंगली रखे भीड़ को अपने बारे में चुप रहने का इशारा कर रहा था। महकार सहित सभी के चेहरों पर घबराहट और सस्पेंस के भाव उभर आए थे। पीछे मौजूद लड़के से बेखबर रिम्पी ने अपने गले से पूरा जोर लगाकर कहा था, 2। उसे बातों में लगा ले महकार। अपने आसपास से महकार को फुसफुसाहट सुनाई दी। नीटू उसे पकड़ लेगा। कौन नीटू? वही जो उसके पीछे है, मोहल्ले का ही एक लड़का है। मैं 3 कहने वाली हूं पापा, और 3 कहते ही कूद जाऊंगी। ये चेतावनी रिम्पी ने जिस लहजे में दी थी, उसने महकार के छक्के छुड़ा दिए थे। वो फिर बोली, बोलो, मुझे इमरान से मिलवाओगे या नहीं? मिलवाऊंगा, महकार के मुंह से निकला। मिलवा दूंगा।
सच बोल रहे हो पापा? वो खुश हो गई। हाँ, बिल्कुल सच। मेरे बर्थडे वाले दिन? बिल्कुल सच? हाँ हाँ बाबा, अब नीचे आ जा। प्रॉमिस? पुनः स्वीकृति देने के लिए महकार ने मुंह खोला ही था कि नीटू ने एक ही झपट्टे में रिम्पी को दबोच लिया और रिम्पी के साथ ऐसा होना था कि वो गुस्सा हो गई। नीटू की बाहों से छूटने की कोशिश करती हुई चिल्लाई, चीटिंग चीटिंग, रिम्पी से चीटिंग। रिम्पी ने अपने दांत नीटू की कलाई पर गढ़ा दिए। नीटू के हलक से चीख निकली। उसकी पकड़ कमजोर पड़ी और एक ही झटके में रिम्पी नीटू की गिरफ्त से निकल गई। निकल तो गई, लेकिन वो झोंक खा गई थी। वो सब टेरेस के सिरे पर हुआ था, इसीलिए रिम्पी के हलक से लंबी चीख निकली। साथ ही सड़क के पार खड़े हर शख्स के हलक से चीख निकल गई थी। लेकिन सबसे मर्मांतक चीख महकार की ही थी, क्योंकि सबके साथ उसने भी रिम्पी को टेरेस से सड़क की तरफ गिरते देखा था। उधर टेरेस पर खड़ा नीटू हक्का बक्का रह गया था। उस वक्त हवा में घूमती हुई सड़क की तरफ गिर रही रिम्पी की मदद कोई भी नहीं कर सकता था। सबके दिमागों पर ये दहशत सवार हो चुकी थी कि अगले ही पल वो सड़क पर आ गिरेगी। मगर शायद इसीलिए कहावत बनी है कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। टेरेस से गिरी रिम्पी का जिस्म सीधा उस ट्रक के अंदर गिरा, जो ठीक उसी वक्त वहां से गुजर रहा था। रोको रोको, चिल्लाती हुई भीड़ ट्रक की तरफ दौड़ी। उन्हीं में महकार भी था, जिसे अपनी दुनिया लुटती नजर आ गई थी। शायद ट्रक के ड्राइवर को भी एहसास हो गया था। उसने ट्रक रोक लिया और ऊपर वाले का चमत्कार, ट्रक में रुई भरी हुई थी। रिम्पी रुई के बड़े बड़े गट्ठरों पर गिरी थी। उसे खरोच भी नहीं आई थी, लेकिन दहशत की ज्यादती के कारण बेहोश हो गई थी। महकार तो बेचारा यही चीखता रह गया था कि मेरी बेटी को बचा लो, मेरी रिम्पी को बचा लो, जबकि कई लोग दौड़कर रुई की गांठों पर चढ़ गए थे। रिम्पी अपने कमरे में बेड पर थी। महकार के अलावा भी इस वक्त वहां 10-12 लोग घुसे हुए थे। उनमें कई ऐसे भी थे जो पड़ोसी होने के बावजूद रिम्पी के कमरे में पहली बार ही आए थे, और वो सभी चेहरों पर हैरत के भाव लिए उस कमरे को देख रहे थे, जिसकी एक भी दीवार का जर्रा तक नजर नहीं आ रहा था। हर जगह इमरान हाशमी, और सिर्फ इमरान हाशमी के ही फोटो और पोस्टर नजर आ रहे थे। शायद इमरान की ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जिसका वहां पोस्टर न हो। अलग अलग पोजों में हर तरफ बस इमरान ही इमरान। परंतु इस वक्त किसी को भी उस पर चर्चा करना मुनासिब न लगा, क्योंकि महकार रिम्पी के चेहरे पर छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे में किसी को धमकाने की आवाज गूंजी। तू ऊपर क्यों गया बे? मेरी कोई गलती नहीं है अंकल, नीटू ने उसी अंदाज में कहा था। मैं तो रिम्पी को बचाने गया था, लेकिन इसने मेरी कलाई में काट लिया, इसलिए। नहीं, महकार ने कहा, उसे कोई कुछ मत कहो, सचमुच उसकी कोई गलती नहीं है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, रिम्पी के मुंह से हल्की हल्की कराहें निकलने लगी थीं। महकार ने झुकते हुए उसके कोमल गालों को थपथपा कर कहा था, डरो मत रिम्पी, तुम बिल्कुल ठीक हो। पलकें कांपी, फिर आंखें खुली। उन आंखों में नाचती हुई दहशत साफ साफ नजर आ रही थी। अचानक उसका जिस्म जोर जोर से कांपने लगा। एक झटका सा खाकर वो बिस्तर पर उठकर बैठी और महकार से अजीब सवाल किया, क्या मैं मर गई थी पापा? कैसी बातें कर रही तू बेटी, तू जिंदा है, तू जिंदा है। और वो फपक फपक कर रो पड़ा था। पर मैं तो टेरेस से गिर गई थी ना? हाँ गिरी थी, पर तू रुई से भरे ट्रक में जाकर गिरी। देख, तुझे खरोच तक नहीं आई है। इतने ऊपर से गिरकर कोई कैसे बच सकता है? नहीं पापा, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं मर गई हूं। कैसी बातें कर रही है पगली, तुझसे पहले तेरा पापा नहीं मर जाएगा? रोते हुए महकार ने रिम्पी को अपनी छाती से लिपटा लिया था, और उस क्षण उसने न सिर्फ ये महसूस किया था कि वो जूड़ी के मरीज की तरह कांप रही है,
बल्कि उसके जिस्म को किसी भट्टी जितना गर्म भी पाया था। मैं मर गई हूं, मैं मर गई हूं, कहती हुई रिम्पी ने एक झटका सा खाया और सिर महकार के कंधे पर लुढ़क गया। महकार बुरी तरह डर गया था। वो रिम्पी के जिस्म को बुरी तरह झंझोड़ता हुआ चीखता चला गया, रिम्पी, रिम्पी! एक बुजुर्ग ने लपक कर रिम्पी की नब्ज टटोली। उसके चेहरे पर राहत के भाव थे। बोला, घबरा मत महकार, कुछ नहीं हुआ है, फिर से बेहोश हो गई है ये। पर क्यों चाचा? महकार ने आंसुओं से तर चेहरा ऊपर उठाकर उसी तरह पूछा। होश में आते ही फिर क्यों बेहोश हो गई है? इसे यकीन क्यों नहीं हो रहा कि ये जिंदा है? घबरा मत बेटा, तू ही घबरा जाएगा तो इसे कौन संभालेगा? बच्ची दहशत में आ गई है, इसी वजह से बुखार चढ़ गया है इसे। देख कितनी तप रही है। खुद होश वोश में न ला इसे। डॉक्टर के यहाँ ले जा, जो ठीक समझेगा वही करेगा। सिक्योरिटी के लोगों ने महकार के ऑटो को फिल्म सिटी के पहले बैरियर पर ही रोक लिया था। उनमें से एक नजदीक आया और कड़क लहजे में बोला, पास है? ऑटो वाला महकार को पहले ही बता चुका था कि यहाँ कैसे एंट्री होनी है, सो उसने 100 का नोट निकालकर उसे दे दिया। इस तरह बैरियर हटा और ऑटो आगे बढ़ गया। दूर तक नजर आ रही सीधी लेकिन लहरदार सड़क पर ऑटो दौड़ाते हुए ऑटो वाले ने हंसते हुए कहा था, देखा साहब जी, कैसी तरकीब बताई। महकार को समझ ना आया कि क्या कहे, इसीलिए चुप ही रहा। जहन में बस एक ही बात घूम रही थी, कैसे मिल सकूंगा इमरान हाशमी से? क्या वो मुझसे मिलेगा? क्या वो मेरी बात सुनेगा? सुन भी ली तो क्या वो मेरे साथ मेरे घर चलेगा? इतने बड़े स्टार पर मुझ जैसे छोटे आदमी के लिए इतना टाइम कहाँ होगा? कभी उसे लगता जब मैं इमरान को रिम्पी की हालत बताऊंगा तो शायद मेरे साथ चल पड़े, लेकिन फिर अगले ही पल लगता उसके तो सैकड़ों फैन है, किस किस के घर जा सकता है, और वास्तव में इन लोगों के पास इतना टाइम ही कहाँ होता है। फिर भी वो एक उम्मीद लिए जा रहा था। एक बात पूछूं साहब जी? ऑटो चालक ने तंद्रा भंग की। उसके मुंह से बस यही निकला, शूटिंग वूटिंग देखने जा रहे हो? नहीं। तो और फिल्म सिटी किस लिए आए हो? मुझे इमरान हाशमी से मिलना है। इमरान हाशमी से? होगा तो सही आज। वो यहाँ क्योंकि एक थी डायन की शूटिंग चल रही है और उसमें वही हीरो है। ये बात किसी ने मुझे बताई थी, तभी तो आया हूं। फिर भी उससे मिल नहीं सकोगे साहब जी। क्यों? इतने बड़े स्टार से मिलना आसान है क्या? हाँ, आसान तो नहीं है। वो इस तरह बड़बड़ाया जैसे खुद से ही बात कर रहा हो। फिर बोला, तुम बस मुझे वहां ले चलो जहां एक थी डायन की शूटिंग चल रही हो। ऑटो हजारों गज में फैली फिल्म सिटी में बिछी सड़कों के जाल पर दौड़ता रहा। उन्हें जहां भी कोई नजर आता उसी से पूछते कि एक थी डायन की शूटिंग कहाँ चल रही है। अंत में वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां किसी स्कूल का मेन गेट बना हुआ था। इतना तो महकार जानता ही था कि फिल्म सिटी में कोई स्कूल नहीं है, यानी ये गेट किसी फिल्म का सेट है। वहां बहुत से लोग खड़े थे। पूछने पर एक आदमी ने बताया कि यहाँ एक थी डायन की शूटिंग चल रही है। महकार ने उत्सुकता पूर्वक सवाल किया, क्या इमरान हाशमी सेट पर है? हाँ, उसी का सीन फिल्माया जाना है। छोटा सा सीन है। इमरान के साथ हुमा कुरैशी भी है। स्टोरी के मुताबिक वो जुबैन नाम के उस बच्चे को स्कूल छोड़ने आए हैं जिसे गोद लेने वाले हैं। महकार ने ऑटो वहीं रुकवाया, मीटर देखकर पैसे दिए और बोला, बस भैया, मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक था। पेमेंट लेने के बाद ऑटो वाले ने ऑटो घुमाया और बगैर कुछ कहे वापस चला गया। महकार भीड़ की तरफ बढ़ गया था। ज्यादा लोग नहीं थे। आगे पहुंचकर उसने देखा इमरान हाशमी सड़क पर खड़ी एक कार से टेक लगाए खड़ा सिगरेट पी रहा था। महकार से रहा न गया। वो इमरान इमरान करता उसकी तरफ लपका, पर उस तक पहुंच न पाया क्योंकि उससे पहले ही कुछ लोगों ने दबोच लिया। एक ने गुर्रा कर कहा, कहाँ जा रहा है? मुझे इमरान हाशमी से मिलना है। पागल है क्या? देख नहीं रहा
टेक की तैयारी चल रही है। शूटिंग देखनी है तो दूसरे लोगों की तरह खामोश खड़ा हो जा, वरना फिल्म सिटी से बाहर फेंक कर आएंगे। महकार सहम गया और खामोशी के साथ शूटिंग देखने वाले अन्य लोगों के बीच जाकर खड़ा हो गया। छज्जे वाली कैप लगाए एक पतला दुबला शख्स तेज कदमों से चलता हुआ कार के साथ टेक लगाए खड़े इमरान हाशमी के पास पहुंचा और बोला, तुम कार ड्राइव करोगे? हुमा, तुम बगल वाली सीट पर बैठोगी और भावेश, तुम अगली दोनों सीटों के बीच खड़े होगे। तीनों ने सहमति से गर्दन हिलाई। कैप वाले ने, जो वास्तव में कन्नन अय्यर था, पुनः इमरान से कहा, कार बहुत कम रफ्तार पर चलानी है और स्कूल के गेट के सामने ठीक वहां रोकनी है जहां सड़क पर चौक से निशान लगा है। ओके, इमरान ने कहा। इस सीन में तुम्हें तड़पती हुई आवाज में सिर्फ सुबैन कहना है, उसके साथ रिएक्शन देने हैं। मेन डायलॉग तुम दोनों के हैं, उसने हुमा और भावेश से कहा। याद है ना? दोनों ने अपने अपने सिर हिला दिए। कन्नन दौड़ता हुआ सौरभ गोस्वामी के पास आया। कैमरा सड़क के पैरेलल फुटपाथ पर बिछी पटरी पर लगा था। कन्नन ने उससे कहा, सौरभ, कैमरा तुम्हें कार के साथ साथ लेकर चलना है। 1 सेंटीमीटर भी न आगे निकलना है और न पीछे रह जाना है। ठीक है सर। फिर कन्नन ने ऊंची आवाज में कहा, इमरान, क्यों ना एक रिहर्सल कर ले? जैसा ठीक समझो सर, इमरान ने कहा। यही ठीक रहेगा। रेडी। इमरान, हुमा और भावेश ने कार का दरवाजा खोला। इमरान ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। हुमा बगल वाली सीट पर बैठी थी और भावेश दोनों सीटों के बीच पीछे की तरफ खड़ा था। इधर कार ने चलना शुरू किया, उधर उसी के साथ साथ कैमरे ने पटरी पर। सीन की जरूरत के मुताबिक भावेश नाराज नजर आने लगा था। इमरान और हुमा खामोश थे। कार सड़क पर वहां पहुंच चुकी है जहां चौक से निशान लगा था। कैमरा भी वहां पहुंचकर लगातार कार के अंदर झांक रहा है। इमरान कार रोक देता है। हुमा भावेश के बाल सहलाती हुई कहती है, तुम अब बड़े हो जुबैन। थोड़ा गैप देकर फिर कहती है, क्या तुम नहीं हो? भावेश गुस्से में कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूं। फिर इमरान की तरफ देखकर कहता है, तुम दोनों से। इतना कहने के बाद वो कार का दरवाजा खोलकर स्कूल के गेट की तरफ भाग जाता है। इमरान थोड़ी तड़प के साथ उसे पुकारता है, जुबैन, पर वो नहीं सुनता, भागता चला जाता है। इमरान की आंखें नम हो जाती हैं। हुमा उसका सिर सहलाती हुई कहती है, तुम तो उससे भी छोटे हो। इमरान मुस्कुराने की कोशिश करता है। गुड गुड, वेरी गुड, कन्नन प्रसन्नता भरे स्वर में बोला, एकदम परफेक्ट। मुझे दुख है कि मैंने टेक नहीं लिया। मैंने तो पहले ही कहा था सब ठीक होगा, इमरान हाशमी बोला, लेकिन तुम्हें तसल्ली नहीं होती। ओके, अब टेक लेते हैं। इस बीच ड्राइवर ने कार को बैक करके वहीं पहुंचा दिया था जहां से इमरान स्टार्ट करके उसे चौक के निशान पर लाया था। सौरभ भी कैमरे को वापस वहीं ले गया। इमरान, हुमा और भावेश भी चहलकदमी सी करते वापस कार के नजदीक पहुंच गए थे। यही समय था जब एक बार फिर महकार इमरान इमरान चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ा और इस बार भी गार्ड उसे पकड़ने के लिए लपके जरूर थे, मगर किसी की भी पकड़ में आने से पहले वो दौड़कर इमरान के कदमों में जा लिपटा और गिड़गिड़ाने लगा, इमरान, बस बस 1 मिनट के लिए मेरे साथ मेरे घर चलो, वरना मेरी 10 साल की बेटी मर जाएगी। इमरान अचानक एक अनजान शख्स द्वारा की गई इस हरकत पर बौखला सा गया था। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाया था कि 4 गार्डों ने मिलकर महकार को न केवल उठा लिया, बल्कि उसे लिए तेजी से विपरीत दिशा में दौड़ पड़े। उनकी गिरफ्त में फंसा महकार लगातार इमरान की तरफ देखता गिड़गिड़ाता रहा था, तुम्हें खुदा का वास्ता इमरान, मेरी बच्ची को बचा लो। आज उसका बर्थडे है, अगर वो तुमसे नहीं मिली तो वो अपनी जान दे देगी। वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, बुखार से तप रही है, वो मर जाएगी इमरान। गार्ड अपने काम में मशगूल थे कि जाने इमरान को क्या सूझा। उसने बहुत ही गंभीर लहजे में कहा था, रुको। गार्ड जहां के तहां रुक गए। महकार के मुंह से भी अब बोल नहीं फूट रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलता इमरान उनके करीब आया और महकार की आंखों में आंखें डालकर बोला, कहाँ से आए हो? विले पार्ले से।
वो बड़ी मुश्किल से कह सका, क्या चाहते हो? मेरी 10 साल की बेटी है, वो तुम्हारी फैन नहीं दीवानी है, इतनी ज्यादा कि एक बार तुम्हारे लिए टेरेस से कूदकर जान देने की कोशिश कर चुकी है। उसे बुखार है, तुमसे मिलना चाहती है। साथ क्यों नहीं लाए? उसकी हालत ऐसी नहीं कि साथ ला सकता। कुछ देर इमरान हाशमी उसकी तरफ देखता रहा, फिर करीब ही खड़े शख्स से कहा, जमशेद भाई, इसे मेकअप रूम में पहुंचा दो। फिर महकार की तरफ पलटकर बोला, मैं ये शॉट देकर वहां आता हूं, तब तुम्हारी बात सुनूंगा। खुशी की ज्यादती के कारण महकार थैंक यू तक नहीं बोल सका। रिम्पी के टेरेस से गिरने की घटना बताने के बाद महकार ने इमरान से कहा, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। आज 3 दिन हो गए हैं। 4 बुखार है उसे, उतरने का नाम नहीं ले रहा। दहशत के कारण इस कदर डरी हुई है कि मुझ सहित किसी को अपने शरीर पर हाथ तक नहीं लगाने दे रही। जब मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, इसका बुखार उतर क्यों नहीं रहा है, तो वो बोले कि जब तक अंदर से ठीक होने की मरीज की खुद की इच्छा नहीं होती, तब तक कोई दवा काम नहीं करती। अगर एक क्षण के लिए भी इसकी मुलाकात इमरान हाशमी से हो जाए तो वो मुलाकात इसके लिए रामबाण जैसा काम करेगी। मैं जानता हूँ इमरान कि तुम्हारा एक एक मिनट करोड़ों करोड़ों रुपए का है और मेरे पास तुम्हें देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है, मगर ये सवाल एक नन्ही सी जान का है। मेरे लिए मेरी रिम्पी करोड़ों तो क्या, अरबों खरबों रुपए से भी कीमती है। सिर्फ 1 मिनट इंसानियत को दे दो इमरान, मेरी बच्ची बच जाएगी। चलकर देखो तो सही मेरे साथ। तुम्हारे करोड़ों फैन होंगे, लेकिन वैसा दीवाना कोई न होगा जैसी मेरी रिम्पी है। उसका कमरा तुम्हारे फोटोओं से, पोस्टरों से अटा पड़ा है। हमेशा तुम्हारी फिल्मों की सीडी देखती रहती है। बंद कमरे में इस तरह तुमसे बातें करती है जैसे तुम उसके साथ बैठे हो। अगर तुम उससे नहीं मिले तो रिम्पी रिम्पी पागल। बस बस, चलता हूं, अभी चलता हूं तुम्हारे साथ। इमरान ने कहा, मेरा यहाँ काम खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। महकार इस तरह खुश होकर एक बार फिर उसके कदमों में गिर गया था जैसे उसे संजीवनी मिल गई हो। खुशी की ज्यादती के कारण वो रो पड़ा था। रोता रोता बोला, मुझे मुझे पूरा यकीन था इमरान कि तुम इंसानियत के नाते यही फैसला करोगे। ये दुखियारा पिता आज तुम्हें दुआ देता है कि तुम्हारी हर फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। अपने काम से इतनी शोहरत पाओगे जितनी कभी किसी ने न पाई होगी। सबसे पहले मेरे पैर छोड़ो और वहां बैठो। इमरान ने उसे सोफे की तरफ बैठने का इशारा किया, जिस पर महकार उसके पैर पकड़ने से पहले बैठा था। सजदा इंसान का नहीं, सिर्फ खुदा को करना चाहिए। वापस सोफे पर बैठते वक्त भी महकार की आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे और जुबान इमरान को दुआएं देते थक नहीं रही थी। जबकि इमरान ने मेकअप रूम में मौजूद तीसरे शख्स से कहा, हम महकार के घर चल रहे हैं जमशेद भाई। जमशेद, जो इमरान का सेक्रेटरी था, बड़ी जबरदस्त दुविधा में फंसा नजर आ रहा था। अटकता सा बोला, लेकिन। कोई लेकिन नहीं, इमरान ने हाथ उठाकर कहा। मैं ये कहना चाहता था कि इमरान, 1:35 की फ्लाइट है तुम्हारी, तुम्हें कनाडा जाना है, वहां के मेयर से मीटिंग है तुम्हारी। ओह हाँ, इमरान को भी याद आया। चेहरे पर दुविधा के भाव उभर आए, मस्तक पर और चिंता की लकीरें। महकार को लगा शायद बनी बनाई बात बिगड़ने वाली है। इस बार उसने जमशेद के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, समझने की कोशिश करो जमशेद भाई, ये एक मासूम बच्ची की जिंदगी का सवाल है। बस बस 1 मिनट की बात है। कनाडा तो इमरान, उसके बाद। समझने की कोशिश तुम्हें करनी चाहिए महकार भाई। जमशेद ने उसे अपने कदमों से उठाते हुए कहा, इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 2 घंटे पहले पहुंचना होता है। हम पहले ही लेट हैं। वहां की अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिम्पी से इमरान वहां से लौटने के बाद मिल लेगा। क्यों इमरान? दुविधा में फंसा इमरान चुप रह गया था, जबकि हाथ जोड़कर रोते हुए महकार कहता चला गया था, आज आज उसका बर्थडे है। अगर तुम नहीं पहुंचे तो पता नहीं वो खुद को क्या कर लेगी। इमरान का चेहरा साफ बता रहा था कि इस वक्त वो कुछ सोच रहा है, और फिर अचानक ऐसे अंदाज में चुटकी बजाई जैसे कोई तरकीब दिमाग में आई हो। बड़े ही उत्साहजनक स्वर में उसने अंजुम से पूछा, अंगद कहाँ है?
अंगद फिल्म सिटी के जंगल में लगे एक थी डायन के सेट पर पहुंचा ही था कि उसने देखा चारों तरफ चीखों पुकार मची हुई थी। यूनिट के मुकम्मल लोग इस तरह सेट से बाहर की तरफ भाग रहे थे जैसे अंदर आग लग गई हो। हर चेहरे पर दहशत थी, हर आंख में आतंक। कई तो एक दूसरे से उलझकर गिर भी गए थे, मगर गिरते ही उनमें से किसी ने उठने और फिर दौड़ लगाने में 1 सेकंड की भी देर नहीं की। अंगद हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। बदहवास हालत में भागते कई लोगों से उसने पूछा भी कि बात क्या है, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब तो कोई तब देता जब किसी को रुक कर सांस लेने का होश होता। तभी उसे तरुणा नजर आई। वो भी दूसरे लोगों की तरह बदहवास हालत में दौड़ती चली आ रही थी। अंगद ने उसे रोका तो वो उसकी गिरफ्त से छूटकर पुनः दौड़ने के लिए संघर्ष करने लगी। जबरदस्त सस्पेंस में फंसे अंगद ने उसे जोर से झंझोड़ा और चीखा, ये मैं हूं तरु, अंगद। ऐसा लगा जैसे तरुणा के जहन को बिजली का शॉक लगा हो। हड़बड़ाकर अंगद की तरफ देखा था उसने जिसके चेहरे पर मौत की स्याही फैली हुई थी। अगले ही पल वो अंगद से लिपट कर ऐसे अंदाज में फूट फूट कर रो पड़ी जैसे घनघोर मुसीबत में फंसे बच्चे को किसी अपने का कंधा मिल गया हो। अंगद ने महसूस किया कि डर के मारे वो थर थर कांप रही थी। सस्पेंस था कि अंगद का दिमाग फाड़े दे रहा था। इसीलिए उसने तरुणा के दोनों कंधे पकड़कर अपने आलिंगन से अलग किया और लगभग चीखते हुए पूछा, कुछ बताओगी भी कि आखिर हुआ क्या है? क्यों सब लोग बदहवास हालत में भागे चले जा रहे हैं? क्यों तुम इतनी डरी हुई हो? तेंदुआ, वो बड़ी मुश्किल से कह सकी। तेंदुआ? तेंदुआ क्या? वो सेट के अंदर है। अंगद चौंका। सेट के अंदर तेंदुआ है? तरुणा ने जल्दी जल्दी स्वीकृति में गर्दन हिलाई, क्योंकि कंठ बुरी तरह सूखा होने के कारण उससे आवाज नहीं निकल सकी। यहां तेंदुआ कहां से आ गया? तरुणा ने नहीं मालूम वाले अंदाज में हाथ नचाए। मैं देखता हूं, कहने के साथ अंगद ने उसे छोड़ा और सेट के गेट की तरफ बढ़ गया। मगर तभी तरुणा ने लपक कर उसे पकड़ा और हाँफती सी बोली, वहां मत जाओ, वो तुम्हें खा जाएगा। ऐसे कैसे खा जाएगा? मैं कहता हूं तुम लोगों को कोई वहम हुआ है। तेंदुआ भला यहां कहां से आ जाएगा? कहने के बाद वो खुद को तरुणा से छुड़ाकर गेट की तरफ बढ़ गया। तरुणा उसके पीछे थी। तरुणा ने बार बार रोकने पर भी वो नहीं माना और सेट के अंदर दाखिल हो गया। तेंदुए की तलाश में चारों तरफ देखने लगा, मगर तेंदुआ तो तेंदुआ, उसे खरगोश का बच्चा तक कहीं नजर नहीं आया। अपनी बगल में खड़ी थर थर कांप रही तरुणा की तरफ देखता बोला, कहाँ है तेंदुआ? वो डरी हुई तरुणा ने एक मेज की तरफ इशारा किया। उसके इशारे का पीछा करते ही पलक भी नहीं झपकी थी कि अंगद के भी रोंगटे खड़े हो गए। जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। वहां उसे 2 चमकदार आंखें नजर आईं। कानों में पड़ी मुकम्मल सेट में गूंजती तेंदुए की गुर्राहट। एक क्षण, सिर्फ एक क्षण के लिए अंगद और तेंदुए की आंखें मिली थीं। अगले क्षण उसने कर्णभेदी दहाड़ के साथ मेज के नीचे से अंगद की तरफ सीधी जंप लगाई। मेज उछलकर दूर जा गिरी थी। चीखती हुई तरुणा पीछे हट गई थी, जबकि अंगद को अपनी रक्षा के लिए करीब रखी कुर्सी उठाकर तेंदुओं पर वार करने के अलावा और कुछ नहीं सूझा। अगर वो ऐसा न करता तो तेंदुआ लगभग उसके जिस्म पर आ गिरा था, और अगर ऐसा हो जाता तो भगवान भी अंगद को नहीं बचा सकता था। हवा में घूमती हुई कुर्सी तेंदुए के भारी भरकम जिस्म से टकराते ही टूट गई थी, मगर हलक से गुर्राहट निकालता तेंदुआ भी एक दूसरी मेज पर जा गिरा था। मेज उसके गिरते ही टूट गई। टूटी हुई मेज के साथ वो भी जमीन पर जा गिरा। अंगद समझ चुका था कि अगर इस वक्त उसने पीठ दिखाई तो तेंदुआ उसे कच्चा चबा जाएगा। खुद को बचाने के लिए कहो या बौखलाहट में, आगे बढ़कर उसने टूटी हुई कुर्सी से ही तेंदुए पर हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए तेंदुए ने पीछे की तरफ जंप लगाई और अंगद की रेंज से दूर होकर उसकी तरफ देखते हुए जोर से दहाड़ा। नुकीलों दांतों वाला उसका भयंकर जबड़ा देखकर अंगद के हाथ पैर कांप गए थे, मगर इस बात को वो अच्छी तरह समझता था
कि इतना पंगा लेने के बाद उसके पीछे हटने का मतलब दर्दनाक मौत के अलावा और कुछ नहीं है। इसीलिए टूटी हुई कुर्सी को ताने मुंह से आवाज निकालता तेंदुए की तरफ बढ़ा। तेंदुए ने पीछे की तरफ ही एक और जंप लगाई और दौड़कर टीन की दीवार के बीच जो थोड़ा सा गैप था उससे बाहर निकल गया। हुआ भले ही चाहे जो हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि खौफ की ज्यादती के कारण खुद अंगद की टांगें कांप रही थीं। तेंदुआ सेट से जा चुका था, मगर अंगद अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। टूटी हुई कुर्सी को उसी तरह ताने खड़ा था वो। तरुणा उसका बाजू पकड़कर गेट की तरफ खींचने का प्रयास करती बोली, आओ अंगू, चलो यहां से। तभी कुछ लोगों ने दौड़कर नजदीक आने की आवाज लगाई। अंगद और तरुणा ने घूमकर उधर देखा। बंदूकें ताने फिल्म सिटी के 4-5 गार्ड अभी अभी सेट के अंदर दाखिल हुए थे। घबराई सी हालत में पूछा था उन्होंने, सर कहाँ है तेंदुआ? उस रास्ते बाहर चला गया, मुश्किल से कहते हुए अंगद ने टीन की दीवार के बीच बने गैप की तरफ इशारा किया। ओह, एक ने अपनी बंदूक झुकाते हुए राहत भरे स्वर में कहा, थैंक गॉड, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये इत्तेफाक है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये कैसा मैनेजमेंट है फिल्म सिटी की अथॉरिटी का। तेंदुआ कहाँ से आ गया यहाँ? किसी को चीर डालता तो कौन जिम्मेदार होता? दूसरे गार्ड ने टीन की दीवार के बीच बने गैप की तरफ इशारा करने के साथ ही कहा, उधर घना जंगल है, कभी कभी वहां से जंगली जानवर आ जाते हैं, मगर तेंदुआ पहली बार ही आया है। अथॉरिटी ऐसा कोई इंतजाम क्यों नहीं करती कि वो यहां पहुंच ही ना पाए? ये तो अथॉरिटी से पूछे साहब, हम लोग तो गार्ड हैं, जैसे ही पता लगा उसे भगाने चले आए। अंगद को भी लगा कि इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। तब तक सेट के गेट पर यूनिट के उन्हीं लोगों की भीड़ लग चुकी थी जो बदहवास हालत में भागे थे। शायद बंदूकधारी गार्डों के कारण उनका हौसला बढ़ा था और वो वापस आ गए थे। फाइट मास्टर ने अंगद की तरफ आते हुए कहा, शाबाश अंगद, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई कि उसे टकरा गए। अंगद बेचारा क्या जवाब देता? तरुणा जरूर बढ़ चढ़कर लोगों से उसकी तारीफ करने लगी। बार बार बताने लगी कि अंगद ने किस तरह तेंदुए का मुकाबला किया और किस तरह उसे भाग जाने पर मजबूर कर दिया। अंगद हीरो बन गया था। उस वक्त यूनिट के लोग उसे कंधों पर उठाए उसकी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे जब बौखलाया सा जमशेद अंदर दाखिल हुआ। उसकी हालत बता रही थी कि उसने बाहर ये सुन लिया था कि सेट के अंदर तेंदुआ घुस आया था। यूनिट के लोगों ने जब उसे अंगद की बहादुरी के बारे में बताया तो वो भी अंगद की तारीफ किए बिना न रह सका। कुछ देर बाद जब माहौल ठंडा हुआ तो उसने अंगद से कहा, इमरान सर तुम्हें बुला रहे हैं। अंगद के मेकअप रूप में कदम रखते ही महकार यूं उछल कर खड़ा हो गया जैसे संसार का 8वां आश्चर्य देख लिया हो। आंखों में हैरत का सागर उमड़ रहा था, उन आंखों में जिनसे वो कभी इमरान हाशमी को देख रहा था और कभी अंगद को। जुबान से बोल न फूट सका था, जबकि इमरान हाशमी ने कहा, कहो मिस्टर महकार, कैसी रही? महकार बेचारा क्या जवाब देता? वो तो ये तक नहीं समझ पाया था कि इमरान ने पूछा क्या है। इमरान ने पुनः महकार से पूछा था, मेरी जगह ये चलेगा ना? जी मैं समझा नहीं। अगर तुम्हारे साथ ये जाए तो क्या तुम्हारी बेटी पहचान जाएगी कि उससे मिलने इमरान आया है या कोई और? सूरत देखकर तो सर कोई भी नहीं बता सकता कि आप दोनों में से इमरान कौन है। मगर उसकी बात अलग है। वो आपके बारे में इतना कुछ जानती है कि मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो धोखा खा जाएगी, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ये नहीं ताड़ सकेगी कि ये इमरान नहीं और कोई है, क्योंकि अंगद की सिर्फ शक्ल ही नहीं मिलती बल्कि ये मेरी एक्टिंग भी करता है। मेरी तरह चल फिर उठ बैठ भी सकता है, बातें भी मेरे ही जैसे लहजे में कर सकता है। ये मेरा बॉडी डबल है। महकार चुप रह गया। इमरान ने आगे कहा, फिलहाल तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा महकार, और मैं यकीन दिलाता हूं कि मेरे आने के बाद भी तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। अंगद सब संभाल लेगा। मामला क्या है? अंगद ने कहा, मुझे भी तो कुछ बताइए। इमरान हाशमी ने उसे एक ही सांस में सब कुछ बताने के बाद कहा,
मेरा कनाडा जाना इतना ज़रूरी न होता तो महकार के साथ मैं ही इसके घर जाता, क्योंकि ऐसी नन्ही दीवानी से मिलना हर एक आर्टिस्ट की खुशकिस्मती होती है। मजबूरी में तुम्हें भेज रहा हूं, मगर ध्यान रखना अंगद, उसे किसी भी तरह से शक न हो पाए कि तुम इमरान नहीं हो। ऐसा हो गया तो उस लड़की को ऐसा धक्का पहुंचेगा कि फिर शायद वो हम में से किसी से भी ना संभले। तुम्हें उसकी जिंदगी लौटानी है। अंगद ने बस इतना ही कहा। ठीक है इमरान सर। जमशेद भाई, इमरान ने सेक्रेटरी से कहा, मैं तुम्हारी गाड़ी से एयरपोर्ट चलूंगा। मेरे लौटने तक मेरी गाड़ी ड्राइवर सहित अंगद के पास रहेगी। ड्राइवर को समझा देना कि मेरे अगले आदेश तक उसके लिए अंगद ही इमरान हाशमी है। अंगद हकला गया। ये आप क्या कर रहे हैं सर? भूल गए? उस लड़की को किसी भी हालत में शक नहीं होना चाहिए कि तुम इमरान नहीं हो, और महकार के मुताबिक जितनी दीवानी वो मेरी है तो कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी गाड़ी का नंबर तक रट रखा होगा उसने। फैन ऐसे ही होते हैं। अंगद पर जवाब देते न बन पड़ा। तो मैं निकलता हूं। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाने के साथ इमरान दरवाजे की तरफ लपका। अंगद ने महकार से पूछा, बिटिया का नाम क्या है? रिम्पी। महकार के मुंह से निकला 2.5 अक्षर का वो लफ्ज अंगद के जहन से इस तरह जाकर टकराया जैसे 440 वोल्ट का करंट युक्त नंगा तार टकराया हो। हलक से चीख से निकल गई थी उसके। रिम्पी? क्या कहा? रिम्पी। अंगद के हलक से निकलती हुई ये चीख ऐसी थी जिसने गेट तक पहुंच चुके इमरान के कदम जहां के तहां ठिठका दिए। पलटकर चौंके हुए स्वर में उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। बौखलाहट में वो बस इतना ही कह सका। कुछ तो? उसने चश्मा उतारने के साथ पूछा, तुम लड़की का नाम सुनकर इतनी बुरी तरह चौंक क्यों गए? आप जाइए सर, मैं संभाल लूंगा। इमरान कुछ कहना चाहता था, लेकिन जमशेद ने कहा, हमें देर हो रही है सर, फ्लाइट मिस हो जाएगी। इमरान और जमशेद दरवाजा पार कर गए। अंगद अभी तक खुद को आश्चर्य के सागर से निकाल नहीं पाया था। अब वो महकार को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे अजूबे को देख रहा हो। जब काफी देर तक वो इसी अवस्था में रहा, मुंह से बोल तक न फूट सका, तो महकार ने ही पूछा, आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या तुम्हारी बेटी का नाम वाकई रिम्पी है? हाँ सर। बचपन से? हाँ जी, मगर क्यों? उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर अंगद ने एक और सवाल किया था, क्या तुम बता सकते हो कि उसका जन्म कब हुआ? अभी तो बताया, आज उसका बर्थडे है। आज से ठीक 10 साल पहले पैदा हुई थी वो। मेरा मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ से नहीं था। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वो पूर्णिमा की रात को पैदा हुई थी? हाँ। उसकी ये हाँ अंगद का रोया रोया खड़ा कर गई थी। क्या ये वही रिम्पी थी जिसकी डायन बलि देना चाहती है? क्या अंगद रिम्पी को बचा पाएगा? इन सब सवालों के जवाबों के लिए और इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए डायन का अगला भाग।